हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम 2024 नीट के कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिजिक्स का कुछ इस तरह दिया हुआ है। अ बॉब इज रील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग विथ एन इनिशियल स्पीड ओमेगा आरपीएम। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी। इफ द स्पीड विल बिकम 2 ओमेगा व्हाइल कीपिंग द सेम रेडियस द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम्स। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं टी 4t, t/4 और अंडर रूट 2t। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह कह रहा है हमसे कि अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक बॉब को आर रेडियस के सर्कुलर मोशन कराते हैं, ये आपका बॉब है इस तरह से, जिसे रस्सी से एक पत्थर बांध के ऐसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर उसको घुमाते हैं, अगर उसकी रेडियस आर है तो इसकी रस्सी में टेंशन आ रही है टी। ठीक है, इसकी रस्सी में जो है टेंशन आ रही है टी। तो आगे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें आएगा, टेंशन फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल r। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो ये टेंशन और ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे। उसी कंडीशन में सर्कुलर मोशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब ये सेकंड केस में कह रहे हैं कि अगर हम ओमेगा आरपीएम को बढ़ा के 2 ओमेगा कर दें, मतलब पहले धीरे धीरे ओमेगा से घुमा रहे थे, अब डबल कर दें स्पीड, मतलब ओमेगा की जगह अब कर दें हम 2 ओमेगा। तो यहाँ पे 2 ओमेगा करने की वजह से अगर हम बैलेंसिंग ऑफ फोर्स करें यहाँ पे, तो T इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। ये तो पहले केस से हमने निकाल लिया। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस से हम T डैश मान लेते हैं, टेंशन चेंज हो जाएगी। जाहिर है जब हम तेज तेज घुमाएंगे तो यहाँ पे टेंशन भी इंक्रीज हो जाएगी। टेंशन कितनी इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू m, इस बार स्पीड हो गई 2 ओमेगा स्क्वायर r। तो 2 ओमेगा का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया, जिसकी वजह से हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर r। तो T डैश विल बी इक्वल टू m, और यहाँ से 2 का स्क्वायर हो गया 4m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। और m ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू हमें पता है, m ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू है t। तो यहाँ से हम t डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी, t डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स t। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन मैच कर जाएगा अपना सेकंड वाला ऑप्शन, दैट इज t इज इक्वल टू 4t। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह दे रखा है। अ पार्टिकल मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ बना लिया मैंने। तो इस सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव करता है। तो अगर यहाँ पे स्पीड v है तो इस पॉइंट पे भी स्पीड v होगी, और इस पॉइंट पे भी स्पीड v होगी, और इस पॉइंट पे भी स्पीड v होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड की डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होने की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहने वाली। और ये जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आता है जो कि अंदर की तरफ एक्ट करता है, रेडियली इनवर्ट्स एक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन क्या काम करता है, ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कराने का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। ए ऑप्शन है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा क्या, तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं आएगा। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा क्या, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्या, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा 0, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब आता है जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, यहाँ पे ओनली ऑन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे ऐसे आएगा AC, इस पॉइंट पर ऐसे आएगा AC, और इस पॉइंट पर ऐसे आएगा AC। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन कांस्टेंट एक्सेलरेशन गलत है। ठीक है, अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट बट तो एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी भी वेरी कर रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन फोर्थ है वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सेलरेशन भी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेरी कर रहा है, और वेलोसिटी भी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेरी कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
अ लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स द आउटपुट y एज पर द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे टेबल गिवन है, एक ट्रुथ टेबल हमें गिवन है यहाँ पे, और ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह दी हुई है। यहाँ पे ट्रुथ टेबल हमें दी हुई है a, b और y। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही चार हमें इनपुट हमेशा यही लेते हैं, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे कुछ इस तरह दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है 1 0 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जो आउटपुट आ रहा है y वो b का उल्टा आ रहा है, मतलब b अगर 0 है तो y 1 आ रहा है, b अगर 1 है तो y 0 आ रहा है, b अगर 0 है तो y 1 आ रहा है। तो यहाँ पे y जो आ रहा है दैट इज b बार। तो यहाँ पे बुलन अलजेब्रा में इसको कैसे लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू b बार लिखा जाएगा, मतलब b का उल्टा। तो जो भी यहाँ पे इनपुट b डालेंगे उसका उल्टा आउटपुट मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज इक्वल टू b बार, ठीक है। लॉजिक गेट्स अगर आपको समझने हैं, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, एक्सॉर गेट, तो ये सारे मैं इसके अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपके पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, ठीक है। और हमें क्लियरली पता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नॉर्थ पोल से आउटवर्ड्स होती है और साउथ पोल में इनवर्ड्स होती है, और इन्होंने कांस्टेंट वेलोसिटी से इस मैग्नेट को मूव करा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे वायर कुछ इस तरह ऐसे रोटेट कर रखा है, ठीक है। जो मैं डैश डैश से बना रहा हूँ वो अंदर वाला पार्ट है, और जो मैं डार्क से बना रहा हूँ वो बाहर वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी बना लेता हूं मैं इसी तरह से, ये अंदर, ये बाहर, और फिर डैश डैश वाला अंदर, और ये बाहर, और फिर डैश डैश वाला अंदर, और फिर ये बाहर, और फिर ये डैश डैश वाला पार्ट जो है अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें गिवन है, ठीक है। और ये पॉइंट बोल रखा है ए बी, और इस पॉइंट को बोल रखा है सी डी, ठीक है। तो अब हम कैसे फैराडे लॉ लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो नॉर्थ पोल यहाँ पे मैग्नेट मूव कर रही है इधर की तरफ, ठीक है। तो पहले इस वाली कॉइल की बात करते हैं। इस वाली कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है इस तरफ, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजिंग है या ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग है, क्योंकि मैग्नेट इस कॉइल से दूर भाग रही है। तो ये क्लियर है कि जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है और मैग्नेट के दूर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। तो जब मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो यहां से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है और उस डिक्रीज होने का डायरेक्शन है ये, तो ये कॉइल इसको इंक्रीज कराना चाहेगी। तो ये कॉइल अगर इसको इंक्रीज कराना चाहेगी तो हमें थंब लेके जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कराने के लिए, ठीक है। तो ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में पैदा करना चाहेगी, क्योंकि ये चाहेगी इसके अंदर से इस डायरेक्शन में कम हो रही है तो ये इसको बढ़ाना चाहेगी। तो हम इस डायरेक्शन में अगर थंब को लेके जाएंगे तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो फिंगर्स को अगर हम ऐसे रोटेट करेंगे तो फिंगर्स डायरेक्शन बता देंगी करंट का। तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे आ रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऐसे बना देंगे हम। करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे आ गया तो क्लियर हो गया कि यहाँ से ए से लेके बी की डायरेक्शन में करंट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे बात करें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है इस डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट इसके पास आ रही है तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। तो अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो ये कॉइल चाहेगी इसको कम करना। तो ये कॉइल अगर इसको कम करना चाहेगी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करेगी, इसको कम करने के लिए इसका अपोज करेगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम थंब को ले जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि फिंगर्स ऐसे रोटेट कर रही है, फिंगर्स ऐसे रोटेट कर रही है, मतलब कि करंट की डायरेक्शन आएगी ऐसे, करंट की डायरेक्शन आएगी ऐसे, तो डी से ऊपर जाएगा और ए से। तो यहाँ पे डी टू सी डायरेक्शन आ रहा है तो एक डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें तो आ जाएगा ए से लेके बी, और यहाँ पे आ जाएगा डी से लेके सी, ठीक है। तो डी से लेके सी, और ए से बी और डी से सी, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ए से बी और डी से सी, ए टू बी और डी से, तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, असर्शन रीजन का सवाल है। तो असर्शन रीजन का सवाल में पहला असर्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, द पोटेंशियल V एट एन एक्चुअल पॉइंट 2 मीटर डिस्टेंस r। ठीक है, एक पोटेंशियल V है एक पॉइंट पे जो कि 2 मीटर दूरी पर है, 2 मीटर डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। यानी कि एक डाइपोल मोमेंट है हमारे, एक डाइपोल है हमारे पास माइनस Q प्लस Q, और यहाँ से कितनी दूरी पर है, यहाँ से 2 मीटर दूरी पर हमारे पास सेंटर ऑफ डाइपोल से एक पोटेंशियल आ रहा है। ठीक है, और उसका डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है, दैट इज 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम्ब मीटर। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। और वोल्टेज दिया हुआ है इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर जो भी हम ले रहे हैं पॉइंट, इस पॉइंट पर वोल्टेज दिया हुआ है +- 9 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, 3 वोल्ट। और द पोटेंशियल V एट एन एक्चुअल पॉइंट, और पॉइंट एक्चुअल है, तो एक्चुअल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, एक्चुअल पॉइंट मतलब इस लाइन के अलावा कोई पॉइंट आ रहा होगा, या तो इधर आ रहा होगा या इधर आ रहा होगा। अगर इस साइड में आएगा तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज पास में है, और अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पास में है। जो चार्ज पास में होगा उसका पोटेंशियल डोमिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोनों ही पॉसिबिलिटीज है वोल्टेज की, तो वोल्टेज प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, बिल्कुल दोनों में हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सेंटर ऑफ डाइपोल से हम इस तरफ जा रहे हैं या इस तरफ जा रहे हैं, और सेंटर ऑफ डाइपोल से कितनी दूरी पर जाके देख रहे हैं हम, 2 मीटर पर जाके हम देख रहे हैं। और जनरल पॉइंट पर होता है KP cos थीटा बाई r²। ये होता है हमारे पास आंसर, KP cos थीटा बाई r²। यहाँ पे cos 0 डिग्री लेंगे तो cos 0 1 होता है, तो KP बाई r²। तो KP बाई r² अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 9 × 10⁻⁹, KP बोले तो 4 × 10⁻⁻⁶, KP cos थीटा तो 1 हो गया, r² बोले तो 2 × 2, तो 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया 9 × 10⁻⁹ और 10⁻⁻⁻⁶, दैट इज 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, तो इतना पोटेंशियल आ रहा है। तो इतना पोटेंशियल अगर इस साइड में होगा तो पॉजिटिव, इस साइड में होगा तो नेगेटिव, तो दैट इज प्लस माइनस, दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा है, तो असर्शन इज वेरी करेक्ट। ठीक है, तो असर्शन यहाँ पे हमें दिया हुआ है करेक्ट। रीजन पढ़ते हैं अपन, रीजन दिया हुआ है जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल ±2p/4πε0r², ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियल अगर हम देखें तो ±1/4πε0 को हम लिख सकते हैं k, तो 2kp/r²। क्या ये 2kp/r² पोटेंशियल होगा एक्चुअल पॉइंट पे? आगे क्या कह रहा है, r डिस्टेंस एट एनी एक्चुअल पॉइंट सिचुएटेड 2 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इन द लाइट ऑफ दिस। तो देखो एक्चुअल पॉइंट पर cos थीटा 1 होता है, तो एक्चुअल पॉइंट पर आंसर आता है KP/r²। ठीक है, KP/r²। और पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट होता तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है और एक्चुअल पॉइंट पे पोटेंशियल KP/r² होता है, ना कि 2kp/r²। तो ये हो जाएगा गलत, तो रीजन इज रॉन्ग। तो असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखी है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, मैच द कॉलम। एक लिस्ट में मटेरियल्स दे रखे हुए हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन में हमें दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनकी ससेप्टिबिलिटी गिवन है। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक जो मटेरियल है उसकी ससेप्टिबिलिटी तो 0 होती है। ये नॉलेज बेस्ड सवाल है, ये यहाँ पे हमें ससेप्टिबिलिटीज अगर याद हैं तो हम आंसर दे सकते हैं, और अगर सारे मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटीज हमें याद नहीं है तो हमारे लिए आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। तो ये नॉलेज बेस्ड सवाल है। तो हमें पता है डायामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है उसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो 0 और -1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, जो ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल, तो डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ए का, ए में बोल रखा है डायामैग्नेटिक, तो ये मैच कर जाएगा सेकंड से। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक का ऑप्शन आ जाएगा सेकंड वाला। फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डी जो है नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी हमें पता है, नॉन मैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में तो मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ होता नहीं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को मैग्नेटाइज ही नहीं किया जा सकता, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज ही नहीं किया जा सकता, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी 0। ठीक है, और बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, बी ऑप्शन में है आपके पास
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी होती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी होती है स्मॉल एंड पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा एक पॉजिटिव होती है, वेरी वेरी लार्ज होती है, ठीक है, तो 1 से बहुत ज्यादा बड़ी फेरोमैग्नेटिक की, ठीक है। इसी तरह सी आ जाएगा ऑप्शन सी में, क्या बोला है उसने, पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक की होती है स्मॉल एंड पॉजिटिव, तो स्मॉल एंड पॉजिटिव अगर ससेप्टिबिलिटी होती है तो इसकी एप्सिलॉन नॉट से छोटी, और एप्सिलॉन नॉट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, तो ये ऑप्शन किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा पी का, पैरामैग्नेटिक। तो एफ का क्या आ जाएगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो बी का आ जाएगा थर्ड, और सी का आ जाएगा हमारे पास, सी का आ जाएगा फोर्थ, और डी का आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट, ठीक है। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, तो ये आंसर हमारा मैच कर जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच कर जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कुछ इस तरह दिया हुआ है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला, तो मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन दे रखा है 0.049 टेस्ला, मतलब कि ये बी की वैल्यू हमें गिवन है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में हमने हैंग कर दिया है एक मैग्नेट को, ठीक है, एक मैग्नेट को हमने इसमें हैंग कर दिया, ठीक है। A magnetic needle performs 20 complete oscillations in 5 seconds as shown। यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है कुछ इस तरह से, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से एक मैग्नेटिक नीडल को लटका दिया, और वो 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस कर रही है, 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस कर रही है इन 5 सेकंड्स के अंदर, 20 oscillations completed in 5 seconds as shown in figure। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द नीडल दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नीडल कितना दिया हुआ है, 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 kg per meter square, सॉरी kg into meter square, ठीक है, kg into meter square। if the magnitude of magnetic moment of needle is, magnitude of magnetic moment m दे रखा है, m की वैल्यू दे रखी है x into 10⁻⁻5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और द वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है, जब हम मैग्नेटिक नीडल को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लटका के ऑसिलेट कराते हैं तो वो ऐसे ऑसिलेट करती है, ठीक है। जब ये ऐसे ऑसिलेट करती है तो ये हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है 20 ऑसिलेशंस 5 सेकंड में हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम कितना लग रहा होगा, वन कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लग रहा होगा, दैट इज 5/20 सेकंड, यानी कि दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कैपिटल टी यहाँ पे हमारा निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/20 करेंगे तो 5 4 जा 20, तो 1/4 सेकंड, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, यानी कि एक बार ऐसे गई और एक बार वापस आ गई, तो दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन में 1/4 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डाटा हमें यहाँ से मिल गया, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√I/mb। जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मूवमेंट वाली नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन SHM करता है वो, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना निकल के आता है, T = 2π√I/mb, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें गिवन है, तो एक काम करते हैं, सबका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो T² √, हट जाएगा, ये हो जाएगा 4π² और I/mb, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज को एलिमिनेट कर देते हैं, सारी वैल्यूज हमें पता है, T² 1/14, तो ये हो जाएगा 1/16, 1/16 इज इक्वल टू 4π² और ब्रैकेट 4π² ब्रैकेट I की वैल्यू हम रख देते हैं 9.8 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइड में mb, b की वैल्यू है 0.049 और 0.049 और m की वैल्यू है x इंटू 10⁻⁵, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को हमने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू को हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे से x की वैल्यू अगर इधर आ गई तो ये बाकी सारी वैल्यूज बची 4π² इंटू 16 इंटू ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट 9.8, ठीक है। अगर हम यहाँ पे से इसको 2 पॉइंट हटा लें तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 100, ठीक है। नीचे से 2 पॉइंट हटाए तो ये हो गया डिवाइड में 4.9 और 4.9 का डबल होता है 9.8, तो 2 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से -5 ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो 10 की पावर -1 ऊपर बचेगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 10 बचा, ठीक है, यहाँ से 10 बचा, तो यहाँ से बचा 10 और ये हो गया 16 4 जा 16 2 जा 32 64,
तो ये हो गया 64 पाई स्क्वायर इंटू 20, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 64 टू जा 128, 128 तो 1280 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बेटा, 1280 पाई स्क्वायर। तो विच इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 1280 पाई स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो आपको कुछ इस तरह दे दिया हुआ है, टर्न्स रेशियो NP अपॉन NS दिया हुआ है 1:2। NP अपॉन NS कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, NP अपॉन NS इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। द रेशियो ऑफ VS अपॉन VP इज इक्वल टू, VS अपॉन VP का रेशियो हमें बताना है। तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है NP अपॉन NS इज इक्वल टू VP अपॉन VS इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है NP बाई NS, तो इसका रेशियो मैंने लिख दिया 1/2। लेकिन हमें VP बाई VS का रेशियो ना पूछ के उसने क्या पूछा है, VS बाई VP का रेशियो। तो VS बाई VP का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/1, ठीक है। तो 2/1, 2:1 यानी 2/1 यानी कि 2:1। तो 2:1 इज द ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा अगर आपको ये कंडीशन याद है। अच्छा, यहाँ पे करंट का भी पूछ सकता था, अगर करंट का पूछता तो IP अपॉन IS पूछ लेता है, या IS अपॉन IP पूछ लेता। तो इसका करंट में रिलेशन कितना होता है, करंट वोल्टेज का तो साथ साथ में होता है, करंट का उल्टा होता है, IS अपॉन IP, ठीक है, याद रहेगा आपको। IS अपॉन IP इज इक्वल टू NP अपॉन NS इज इक्वल टू NP VP अपॉन VS, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर ट्रांसफॉर्मर एंड दिस इज द कंडीशन फॉर इवन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये पर्टिकुलरली क्योंकि यहाँ पे हम ये वाली जो कंडीशन निकालते हैं V और I की, ये हम मान के चलते हैं जो इनपुट पावर है और जो आउटपुट पावर है वो दोनों बराबर हैं, तब जाके ये कंडीशन निकल के आती है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। दिस इज ओनली ट्रू फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह दिया हुआ है, अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन्स ऑफ मैन स्केल, ठीक है। मतलब n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन्स ऑफ मैन स्केल, ठीक है। मतलब कि n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n डिविजन्स ऑफ मैन स्केल, यानी कि मैन स्केल के अगर आपके पास कुछ डिविजन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उससे एक ज्यादा डिविजन्स इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो वर्नियर स्केल के डिविजन्स हैं ये हैं n+1 और जो मैन स्केल के डिवीजन है ये है n। तो मैन स्केल का एक कम डिवीजन एक ज्यादा डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने कंडीशन लिख दी और साथ में पूछा है कि इफ वन मैन स्केल रिप्रेजेंट 0.1 mm द वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर में आपको वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर एक मैन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कर देंगे तो यहाँ से वर्नियर कांस्टेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम MSD को एलिमिनेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, या फिर वर्नियर स्केल डिवीजन को मैन स्केल डिवीजन की टर्म में एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसको वर्नियर स्केल डिवीजन को एलिमिनेट करेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमें दिया हुआ है वन मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू। वन मैन स्केल डिवीजन रिप्रेजेंट्स 0.1 mm, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन दी हुई है, वन मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.1 mm, इतनी वैल्यू एक मैन स्केल डिवीजन की। तो यहाँ से अब हम इसको VS को एलिमिनेट करते हैं अगर, तो वन मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह हम लिख सकते हैं n मैन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय n+1, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखेंगे मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू कॉमन आ गई, तो वर्नियर कांस्टेंट यहाँ से निकल जाएगा 1 माइनस n अपॉन n+1 और ब्रैकेट के बाहर दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, मैन स्केल डिवीजन। मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू हमें अच्छे से पता है, तो यहाँ से वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी, हो जाएगा n+1 माइनस n अपॉन एलसीएम लिया तो ये हो गया अपॉन n+1 और वन मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू हम डाल देते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.1 mm, ठीक है। लेकिन हमें सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस n और माइनस n कैंसिल हो गए, तो वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1 अपॉन n+1 और यहाँ पे mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक और 0.1 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट और 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएंगे दो जीरो, ठीक है, दैट इज 100n+1। तो वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 1 अपॉन 100n+1 विच इज मैच विद द ऑप्शन बी
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से ऑप्शन बी मैच कर रहा है एग्जैक्टली। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, a horizontal force of 10 Newton applied to a block A as shown in figure. The mass of block A and B are 2 kg and 3 kg respectively. ठीक है। The block slide over frictionless surface. दोनों का surface frictionless है। The force exerted by the block A on block B is, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया आपका A जिसका मास है 2 kg, और ये हो गया आपका इसके बाद का ब्लॉक B जिसका मास है 1 kg 3 kg, ठीक है। और यहाँ पे हमने फोर्स लगाई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स। तो हमें दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी, ए बी पर जितना फोर्स लगाएगा बी भी ए पर उतना फोर्स लगाएगा, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन उसने पूछा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, ठीक है। बी ऑन ए या ए ऑन बी दोनों फोर्सेस के आएंगे इक्वल। तो हमें बेसिकली इन दोनों के बीच में आने वाला नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो पक्की बात है जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो इनको रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है तो ये सीधा एक्सेलरेट करेंगे सेम एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन के साथ में मूव करेंगे। तो अब हम अगर इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे इस पर फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन, और इस पर फोर्स लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दैट इज n, और ऊपर की तरफ भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है n1, और नीचे की तरफ लग रहा है 2 kg मास है तो mg फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। वर्टिकल वाले फोर्सेस तो आराम से बैलेंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन काम आने वाली नहीं है। वर्टिकल वाली नॉर्मल रिएक्शन काम आएगी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन होता तो काम आती है। तो एक्सेलरेशन हो रहा है इधर। नेक्स्ट ब्लॉक के लिए अगर बात करें तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इधर, और नॉर्मल रिएक्शन ही है। नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ही है, इसको चलाने वाला रोकने वाला फोर्स कोई है नहीं इसमें। और नीचे की तरफ लगेगा mg दैट इज 3g, तो 3g नीचे की तरफ लगेगा, ये n2 नॉर्मल फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसका तो कोई लेना देना है नहीं। और यहाँ पे जो n इधर आया था वो n इधर आ जाएगा, और साथ में एक्सेलरेशन आ जाएगा सेम, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ भी F इक्वल टू ma लगा देते हैं, यहाँ भी F इक्वल टू ma लगा देते हैं। तो अगर इसमें F इक्वल टू ma लगाएंगे तो इसमें लग जाएगा n इज इक्वल टू m है 3a, ठीक है। तो ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, n इज इक्वल टू 3a। और यहाँ पे चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू m है दैट इज 2a, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू अगर हम एलिमिनेट कर दें या a की वैल्यू एलिमिनेट कर दें तो n/3, a की जगह हम लिख सकते हैं n/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस n इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट n/3। डायरेक्ट पहले मैं क्या करता, पहले मैं n को एलिमिनेट करता या 3a रखता, फिर ये 5a हो जाता उधर जाके टोटल। तो a की वैल्यू आ जाती 10/5 दैट इज a इज इक्वल टू निकल के आ जाता कितना, a इज इक्वल टू निकल के आ जाता 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आता। तो फिर मैं इसको यहाँ पे रखता 3 2 6 न्यूटन आंसर निकालता, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं एक ही एलिमिनेट करता हूँ, डायरेक्ट n आंसर आएगा मेरा, ठीक है। 10 इज इक्वल टू, ये इसको उधर भेजूंगा तो 2n/3 प्लस n/3, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 3n/3 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 3 थोड़ी आएगा, ये n उधर आया तो प्लस का n हो गया, तो ये आ जाएगा 3n, ठीक है। तो 3n हो गया तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस n, एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 3n, ठीक है। तो 2n प्लस 3n कितना हो जाएगा 5n/3, तो ये हो जाएगा 5n/3। तो यहाँ से 3 इधर आएगा, ये हो जाएगा 30/5 इज इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, यानी कि इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स। तो ए बी बी पर कितना फोर्स लगाएगा 6 न्यूटन, और बी बी ए पर कितना लगाएगा 6 न्यूटन। तो आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज 6 न्यूटन।